प्रिय विद्यार्थियों, कल मैंने एक वीडियो पूरा किया था, किसी गलतीवश वो डिलीट हो गया और आपके पास कल एक वीडियो नहीं पहुंच पाया। मैंने स्टेटस से अपडेट किया था कि नौका विहार आज पढ़ाएंगे, तो नौका विहार पढ़ाया। मैं कुछ कारण से कहीं अनजाने में गलत हो गया और वो डिलीट हो गया, तो आज मैं उसका वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। नौका विहार कविता पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा गया है। सुमित्रानंद पंत जो है प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, छायावाद के आधार स्तंभ कवि हैं। छायावाद शब्द का प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ 1968 का मिला, लोकायतन पर सोवियत नेहरू लैंड पुरस्कार मिला और कला और बुढ़ाचान पर साहित्य अकादमी मिला। ऐसे रचनाकार जिनकी रचना से आपके पाठ्यक्रम में नौका विहार रखा है। नौका विहार में 2 स्थानों का वर्णन है। किस नदी का वर्णन है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो नदी का वर्णन है गंगा नदी का। और किस स्थान का वर्णन है, तो वो स्थान है आपका काला कांकर। दोनों क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब पंत जी नाव को लेकर के निकलते हैं तो क्या घटना घटित होती, कब लेकर निकलते हैं, इसको लेकर के लेखक ने अपने विचारों के माध्यम से कल अवगत कराया था और आज मैं उसकी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और नौका विहार की पहली लाइन जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, पहला पैराग्राफ जो है: शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है शांत क्रांत निश्चल व तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदुल करतल, लारे उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। ये लाइन ध्यान दीजिए, चंचल अंचल सा नीलांबर में उपमा अलंकार है, समानता की गई, सा शमसी से लगा है, उपमा अलंकार है। हरिपद कोमल कमल से उपमा अलंकार है और 4 पीपल पास मंडोला में रूपक यमक उपमा अलंकार है। आइए, साड़ी की सिकुड़न की सी जिस पर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर, इसमें भी उपमा है। शशि की रेशमी विभा से भर, इसमें भी उपमा है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। सिमटी है वर्तुल मृदुल रहर। तो इसकी व्याख्या पहले पढ़ लेते हैं। तो क्या कवि पंत जी कहते हैं, चांदनी रात में किए गए नौका विहार का। तो चांदनी रात का प्रथम पहर है, उस समय कविवर सुमित्रानंदन पंत जी, कविवर सुमित्रानंदन पंत जी अपनी नौका को लेकर के सतवर वाली गंगा नदी में चल पड़ते हैं। उसका इन्होंने बड़ा सुंदर चित्रण किया है और इसमें गंगा की कल्पना नायिका के रूप में की। कभी कभी प्रश्न पूछता है, गंगा की कल्पना किस रूप में की है? गंगा की कल्पना एक नायिका के रूप में करने का काम इन्होंने किया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चारों ओर शांत स्निग्ध तरल और उज्जवल चांदनी छिटकी हुई है। चारों ओर शांत स्निग्ध या तरल और श्वेत चांदनी या उज्जवल चांदनी छिटकी हुई है। आकाश टकटकी लगाए, जो आकाश है वह टकटकी लगाए, पृथ्वी को बांधे देख रहा है, पृथ्वी की ओर देख रहा है। पृथ्वी अत्यधिक शांत और शब्द रहित है। पृथ्वी के पास कोई शब्द नहीं बचा है कहने के लिए, शांत और शब्द रहित है।
ऐसे मनोहर और शांत वातावरण में क्षीर धार वाली गंगा बालू के बीच मंद मंद बालू के बीच मंद मंद बालू के बीच मंद मंद बहती ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कोई छरहरे दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी सफेद सैया पर गर्मी से व्याकुल होकर के थकी हुई मुरझाई हुई और शांत लेटी हुई हो गंगा के जल में। इसकी व्याख्या का आगे भाग देखते हैं। गंगा के जल में चंद्रमा का बिंब ऐसा झलक रहा है मानो कोमल हाथों में रख करके, जैसे गंगा रूपी कोई तपस्विनी जो कोई तपस्विनी है वह उसको चंद्रमुख को अपने ही हथेली में रख करके लेटी हुई हो। छोटी छोटी लहरें उसके वक्ष स्थल को, छोटी छोटी जो लहरें हैं वह उसके वक्ष स्थल को पर ऐसी प्रतीत हो रही है मानो लहराते हुए कोमल केश हो, लहराते हुए कोमल से बाल हो। आगे की व्याख्या देखते हैं। तो तारों भरे आकाश की चंचल परछाई गंगा के जल में जब पड़ती है, जो गंगा के जल में उसकी परछाई पड़ती है तो मानो वह प्रतीत होती है कि गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता तारों जड़ा उसका नीला आंचल लहरा रहा हो। नीला आंचल लहरा रहा। नीलांबर जो है, नीलांबर में आपका कर्मधारय समास प्रिय। नीलांबर में अंबर में अनेकार्थी भी है, एक वस्त्र है, एक आकाश है। और इस चीज़ों को भी ध्यान दें क्योंकि व्याख्या तो सब कर लेंगे मगर क्या प्रश्न बन सकते हैं, कौन से प्रश्न बनते हैं, ये ध्यान देने वाली चीज है। बार बार उस आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी में प्रकाशित छोटी छोटी कोमल टेढ़ी बल खाती लहरें ऐसी प्रतीत होती है मानो लेटने के कारण उसकी रेशमी जो साड़ी है उसमें सलवटें पड़ गई हो। अब इसमें पहला प्रश्न तो मैंने बताया, पाठ और लेखक का नाम पाठ है नौका विहार, लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए मैंने आपको बताया था, हमेशा मैं आपको टोकता हूँ और सजग करता हूँ, जरूरी नहीं है कि कोई लाइन भी रेखांकित हो सकती है। जो लाइन रेखांकित हो उसकी व्याख्या करनी है, उसकी व्याख्या समझनी है, उसको प्रकट करना है, उसको अपने बातों में अपने भाव से प्रकट कर देना है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक है, छंद स्वच्छंद है, अलंकार अनुप्रास मानवीकरण उपमा उद्दीप्त का सांग रूपक और स्वाभाविक त्रिगुण माधुर्य शब्द शब्द लक्षणा। तो अगला क्वेश्चन से इसका है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसका उल्लेख किया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने चांदनी रात में किए गए नौका विहार का चित्रण किया है। इसमें कवि ने गंगा को नायिका के रूप में कामना की है, नायिका के रूप में चित्रित करने का काम किया है। रेखांकित तो बता ही दिया आपको। सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा गेश विरल पंक्ति का भाव। तो गंगा बालू के बीच बहती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कोई छरछरे दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी सफ़ेद सैया पर गर्मी से व्याकुल होकर के थकी मुरझाई और शांत लेटी हुई हो। प्रश्न है चंचल अंचल सा नीलांबर में अलंकार। तो मैंने अभी जब पैराग्राफ पढ़ रहे थे तब मैंने यही लाइन पूछी थी, चंचल अंचल सा नीलांबर में उपमा अलंकार है। अगला पैराग्राफ इसका देख लेते हैं।
जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष्ण कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। अति दूर क्षितिज पर विटप माल लगती भूरेखा सी अराल। देखिए लाइन इंपॉर्टेंट है, देखिए अति दूर क्षितिज पर विटप माल लगती भूरेखा सी अराल। सी लगा है उपमा अलंकार, इसमें दृष्टिगोचर होता है। अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिफ्सा समीप सोया। धारा में एक द्वीप उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। वह कौन विहग क्या विकल कोक, उल्टा हरने निज विरह शोक। छाया को कोकी का विलोक, छाया को कोकी का विलोक। तो इसका प्रसंग क्या है, व्याख्या हम पहले पढ़ते हैं, फिर इसके प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। व्याख्या में क्या है, कवि जो है नौका विहार करते हुए दोनों तटों के प्राकृतिक दृश्यों का मनोरम चित्रण किया है। जो गंगा के जो दो तट हैं, एक ये तट और एक ये तट, इन दोनों तटों का वर्णन अपने काव्य में किया है। ये गंगा नदी बह रही है और ये जो दो तट हैं, इन तटों का वर्णन लेखक ने अपने काव्य में अपने बड़े सुंदर मनोरम भाव से किया है। तो क्या कहता है, जब गंगा के मध्य धार में पहुंचती है, जब नाव जो है, जो नौका है, वह जब गंगा की मध्य धार में पहुंचती है तो चंद्रमा की चांदनी में चमकते हुए रेतीले, चंद्रमा की चांदनी में चमकते हुए रेतीले तट, रेतीले तट रेशमी दिखाई देते हैं। कभी दूर से दिखने में दोनों किनारे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वे व्याकुल होकर के, दोनों किनारे व्याकुल होकर के गंगा की धारा रूपी नायिका के पतले कोमल शरीर का आलिंगन करना चाहते हो। आलिंगन का मतलब स्पर्श करना, आलिंगन का मतलब स्पर्श करना चाहते हो, जिसके लिए उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैला रखी हो, जैसे उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैला रखी हो कि आओ मिल जाओ, ऐसा प्रतीत हो रहा। दोनों बाहें फैला रखी हो। दूर क्षितिज पर कतार भर वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है, जो दूर क्षितिज है, आकाश है, उस पर जो वृक्ष फैले हैं उनको देख मानो वे नीले आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी भावें हो, वे नीले आकाश की विशाल तिरछी भावें हो और धरती को एकटक निहार रही हो, और धरती को एकटक निहार रही हो। कभी आगे कहता है, वहाँ पास ही एक द्वीप है जो लहरों के प्रवाह को विपरीत दिशा में मोड़ रहा है, जो लहरों के जो प्रवाह है उसके विपरीत दिशा में मोड़ने का कार्य कर रहा है। गंगा की धारा के मध्य स्थित उस द्वीप को देख करके कवि को ऐसा आभास हो रहा है जैसे मानो को छोटा सा बालक अपनी माता की छाती से लग करके सो रहा हो। यही नहीं कि एक पक्षी को उड़ते देख कभी सोचने लगता है कि कहीं यह चकवा तो नहीं है, जो एक पक्षी उड़ रहा है आकाश में, उसको उड़ते देख करके कभी पूछता है कहीं ये चकवा तो नहीं है। और भ्रमवश जल में अपनी ही छाया को चकवी समझ लेता है। जो भ्रमवश भ्रम है, भ्रमवश अपनी ही परछाई को चकवी समझ लेता है और उसे पाने के लिए विरह वेदना को मिटाने हेतु व्याकुल होकर के आकाश में उड़ता रहता है। तो इसका भी काव्य सौंदर्य जो है, भाषा जो है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक है, छंद स्वच्छंद है, अलंकार अनुप्रास रूपक उपमा मानवीकरण भ्रांतिमान गुण माधुर्य शब्द शक्ति लक्षणा। तो कौन किसका आलिंगन करने के लिए व्याकुल है? तो मैंने अभी आपको बताया
दूर से दिखने वाले दोनों किनारे ऐसे प्रतीत हो रहे मानो वे व्याकुल होकर के गंगा की धारा रूपी नायिका के पतले कोमल शरीर का आलिंगन करना चाहते हो। रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ा दिया है और जहाँ पर लगे वहीं से आप व्याख्या निकाल लीजिए। अगला, कवि ने वृक्षों को देखकर कैसा प्रतीत हुआ। जो कवि वृक्षों को देखता है उसको कैसा प्रतीत होता है, तो कवि दूर से क्षितिज पर कतारबद्ध वृक्षों को देख कर ऐसा लगता है मानो वे नीले आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी भौहें हो। नीले आकाश के तिरछी भौहें हो और धरती को एकटक निहार रहे हो। दूर क्षितिज पर विटपमाल कैसी लग रही है। विटपमाल या क्रमबद्ध वृक्ष ऐसे लग रहे हैं मानो वे नीले आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी भौहें हो, धरती को एकटक देख रहे हो। उर्मिल और प्रतीप शब्द का अर्थ क्या है। उर्मिल शब्द का अर्थ है लहरों से युक्त, प्रतीप का अर्थ है विपरीत। और आपको 1 से 2 दिनों में हम आपके साथ बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर श्रद्धा मन लेकर के उपस्थित होंगे और चर्चा करेंगे आपके साथ। और आज 2 वीडियो हो गए हैं और सभी लोग अपनी पढ़ाई को सुव्यवस्थित करने के लिए पार्थवी हिंदी पॉइंट के साथ जुड़े रहें और जुड़ करके अपनी पढ़ाई को ढाल देते रहें, क्योंकि समय आपका नहीं इंतजार करेगा। समय निकल जाएगा अगर हाथ से तो वो बार बार नहीं आएगा। शाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियां हैं, बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं। वीरों को उत्साहित करने का कार्य पंक्तियों के माध्यम से किया है।